हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म टॉर्क। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका कोच ऋतिक शुक्ला। आइए हम आज आपके क्लास 10 साइंस के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को एनसीईआरटी रीडिंग से ख़त्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके बुक में पहले कुछ सवालों से आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं। उन सवालों से हम शुरू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। देखिए, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। देखिए, हम ये किसी भी चीज़ में डिफरेंस कैसे बताएंगे, कोई चीज़ अलाइव है कि कोई चीज़ नहीं। तो देखिए, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, यहाँ पे बोला है कि अगर कोई डॉग रन कर रहा है, कोई काऊ जो है वो कर्ड को च्वी कर रही है, और अ मैन साउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, कोई मैन जो है वो साउटिंग कर रहा है, स्ट्रीट में चिल्ला रहा है। वी नो दैट दिस आर लिविंग बींग्स अलाइव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब अलाइव है। व्हाट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर एस्लीप। क्या होगा कि अगर डॉग और काऊ और जो मैन है वो एस्लीप हो जाएं, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर एलाइव। अगर वो सोते रहेंगे तो भी हम यही समझेंगे कि वो एलाइव हैं। लेकिन हम क्यों समझेंगे ऐसा? बोलेंगे कि उनके अंदर ब्रीथिंग हो रही है तो इसलिए वो एलाइव हैं, हम ऐसे बोल देंगे। व्हाट अबाउट द प्लांट्स, उन प्लांट्स के बारे में क्या कहना है? तो प्लांट्स के बारे में कुछ लोग बोल देंगे कि वो ग्रीन है। ये देखिए, वो कुछ बोल देंगे कि वो ग्रीन कलर है। सम ऑफ विल से, हमारे में ही कोई बोल देंगे कि वो ग्रीन है। बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ द कलर अदर देन ग्रीन। लेकिन उन प्लांट्स के बारे में क्या कहना है जिनका लीव्स का कलर ग्रीन के अलावा है? दे ग्रो ओवर टाइम, कुछ लोग ये बोल देंगे कि वो ओवर टाइम ग्रो कर रहे हैं। सम विल से, इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ द मूवमेंट। और हम बहुत अगर सोच के बोलेंगे तो बोल देंगे सॉर्ट ऑफ मूवमेंट हो रही है, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, या तो ग्रोथ रिलेटेड हो रही है या विदाउट ग्रोथ रिलेटेड हो रही है। ग्रोथ रिलेटेड मतलब वो ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ हो रही हो किसी बॉडी की, और नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट मतलब ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। जैसे आप चलते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तो ये नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। लेकिन आप बचपन से लेके अभी तक में बड़े जो हुए हैं, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। एज अ कॉमन एविडेंस फॉर द बीइंग एलाइव, ये एक कॉमन सबूत है, एक पुख्ता सबूत है कोई भी चीज़ को एलाइव करने के लिए। बट प्लांट दैट आर नॉट विजुअली ग्रोइंग, लेकिन उन प्लांट के बारे में आपका क्या कहना है जो विजुअली ग्रोइंग मतलब कि वो बिना दिखाए आपको बढ़ रहे हैं, उन प्लांट के बारे में आपका क्या कहना है? कि आप देख नहीं पा रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी एलाइव हैं, वो भी जीवित हैं। देखिए, वो स्टिल अलाइव हैं। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट, और कुछ एनिमल भी हैं जो बिना विजुअल मूवमेंट के वो कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम। सो यूजिंग विजुअल मूवमेंट यूजिंग विजुअल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि विजुअल मूवमेंट को यूज़ करके किसी भी बॉडी को ये कहना, मतलब वो मूवमेंट जो आपको दिख रहा है सामने से, ऐसे मूवमेंट को आप चूज़ करके किसी को आप ये कहेंगे कि ये एलाइव है कि ये एलाइव नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये इनफ भी नहीं है, ये भाई सफिशियंट नहीं है, काफ़ी नहीं है किसी भी बॉडी को ये कहना कि ये लिविंग है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोमा में चला गया है। अब जो आदमी कोमा में चला गया है उसे, मतलब आपको ये दिख रहा है कि वो हिल डुल नहीं रहा है, मतलब आपको विजुअल मूवमेंट उसके अंदर नहीं दिख रही है। लेकिन जब आप उसके अंदर देखेंगे अंदर से, तो उसके बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे होंगे, जैसे खून का दौड़ना हो रहा होगा और इम्पल्सेस ट्रैवल कर रहे होंगे, सब आप आगे पढ़ेंगे। तो आपको जो दिख रहा है वो उसमें तो आप बोल सकते हैं विजुअल मूवमेंट। अगर इसमें देखें कोमा वाले आदमी में, तो आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि ये तो मर चुका है। लेकिन नहीं भाई, वो अभी भी ज़िंदा है। वो कुछ अलग क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम उसे ज़िंदा कह रहे हैं। और अगर आप अभी ऐसे, इसीलिए सफिशिएंट नहीं है विजुअल मूवमेंट, क्योंकि विजुअल मूवमेंट से आप समझ नहीं पाएंगे उसे। जिसे जो ज़िंदा है उसे आप बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग हो गया है विद विजुअल मूवमेंट ओनली। तो ओनली विजुअल मूवमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर डिस्टिंग्विश एनी पर्सन और एनी लिविंग बीइंग दैट दे आर अलाइव और नॉट। आगे देखते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल इनविजिबल टू द नेकेड आइज। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि क्यों विजुअल मूवमेंट नेसेसरी नहीं है या फिर इनफ नहीं है किसी भी बॉडी को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो लिविंग है कि नहीं। देखिए, मूवमेंट जो बहुत छोटे छोटे स्केल पे होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, नंगी आंखों से, मतलब नेकेड आइज से वो इनविजिबल होते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल,
देखिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे सर्कल कर दे रहा हूँ। देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये देखिए मैं कर रहा हूँ इसे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल इज द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, ये सब होते हैं। तो ये सब सेल्स हैं, और मॉलिक्यूल सेल्स को मिला दोगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब कह सकते हैं मॉलिक्यूल बनता नहीं, बनता तो एटम से है। तो उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ब्लड के सर से पैर तक जा रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो ये सब स्मॉल स्केल पे मूवमेंट हो रहे हैं जो कि इनविजिबल हैं। अब देखिए इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें ये क्वेश्चन को, तो वो क्या बोलेंगे पता है, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। जो वायरसेस होते हैं वो अपने अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते। कब तक, जब तक वो लिविंग बॉडी के अंदर नहीं चले जाते। जैसे आप कोरोना वायरस को देख चुके हैं, कोरोना वायरस ऐसा वायरस था कि जो कि जब तक बाहर है, जब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, तब तक आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वायरस अगर आपके लिविंग बॉडी के, आपके यानी लिविंग बॉडी के बाहर है, तब उसे आप कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है, वो सारे वो काम करने लगता है जो एक लिविंग बॉडी करती है, जैसे रिप्रोडक्शन करने लगता है, न्यूट्रिशन लेने लगता है। तो वायरस के बारे में देखिए प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, अगर वो किसी सेल तक इन्फेक्ट नहीं करेंगे तो वो नॉन लिविंग की तरह शो होंगे। एंड दे आर पार्सली वाई दे आर कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अराइव और नॉट। तो देखिए इसीलिए उनके बीच में कुछ मतभेद हैं, कंट्रोवर्सी है कि वो लिविंग है कि नहीं। देखिए इसमें डायरेक्ट आपको ये बताया गया है कि वायरस जो होते हैं वो पार्शियली लिविंग होते हैं, मतलब कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग। बॉडी के अंदर अगर लिविंग बॉडी के अंदर चले गए तो वो लिविंग, लिविंग बॉडी के बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग। फिर देखिए क्या बोला गया है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब बोला है वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ। अब बोला है मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो लाइफ के लिए क्यों नीडेड है, मतलब ज़रूरत क्या है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास, हम अर्लियर क्लास में देख चुके हैं, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं कि जो सेल होता है, लिविंग बॉडी सेल से बना होता है, और सेल से लिविंग बॉडी का टिश्यू बना होता है, टिश्यू से ऑर्गन बने होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना होता है, और ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी बनी होती है। तो ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो यही इसमें लिखा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू, देखिए उनके पास टिश्यू होता है, टिश्यू हैव सेल होता है, टिश्यू के पास सेल होता है, और सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, और सेल के पास स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं, एंड सो ऑन, और उससे भी छोटे, मतलब उससे भी आगे हो सकता है। देखिए बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, हम इसे थोड़ा वो करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वहीं से। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट द, देखिए बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट द ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। अब देखिए सेंटेंस बड़ा था, इसे हम टेंशन न लीजिए, हम समझाते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से जो लिविंग बॉडी होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। क्या कहने का मतलब है, जैसे देखिए आप अपने आप को देखिए, डिवाइड होने का मतलब ब्रेक होते रहते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि आपके जो चिक्स होती हैं ठंडियों में वो फटने लगती हैं, और ओंठ जो होते हैं, होंठ जो होते हैं, लिप्स होती हैं, वो फटने लगती हैं। तो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से, क्योंकि इन्वायरमेंट में सर्दी है, इसलिए सर्दियों से
आपके जो लिप्स होते हैं वो फटने लगते हैं। तो यही लिखा है कि अब देखिए लिप्स भी सेल का ही बना है, तो लिविंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वेरी लाइकली टू क्रीप ब्रेकिंग डाउन, वो टूटने लगते हैं, ब्रेकिंग डाउन होने लगते हैं लिविंग बॉडी के सेल्स ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर पूरा ऑर्डर टूट गया तो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। सपोज करिए कि ठंडियों में आपके लिप्स जो होते हैं वो फटने लगते हैं, अगर ऐसे ही पूरी शरीर फटने लगे तो क्या होगा। यही होगा कि अगर पूरी शरीर भी ऐसे फटने लगेगी, अंदर से बाहर से, स्किन, फिर स्किन से अंदर मसल्स, फिर ब्लड वगैरह, फ्लूइड सब अगर फटने लगे तो फिर आप बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसलिए लिविंग जो बॉडी होती है ये ज़रूरी होता है उसके लिए कि वो मतलब मेंटेन करे, अपने बॉडी को मेंटेन करे और रिपेयर करे ओवर टाइम, मतलब समय के हिसाब से रिपेयर करते जाए और मेंटेन करते जाए। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ये बोला गया है दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम, तो इसमें बोला है दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड द टाइम। व्हाट इज़ द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए आपको डायरेक्ट अब टॉपिक पे ले जा रहा है कि अब ये बोल रहा है कि मेंटेनेंस प्रोसेस। देखिए अभी तक आपको ये बताया गया कि मॉलिक्यूल के बने होते हैं, मॉलिक्यूल को मेंटेन करना चाहिए, अगर मॉलिक्यूल को मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत दिन तक आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बॉडी जो होती है वो ब्रेक होती रहती है समय के हिसाब से। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये बोला है कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हो सकती हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन कर सकता है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द लिविंग बींग्स। सो लेट गेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। देखिए अब आप आ गए अपने टॉपिक पे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। देखिए अब इसे मैं एक चीज़ से समझाता हूँ। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है। मेंटेनेंस प्रोसेस सपोज करिए कि आप खाना खा लिए, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन मतलब आप सांस ले रहे हैं ना, और आप सो रहे हैं तो भी आप सांस ले रहे हैं, खेल रहे हैं तो भी सांस ले रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी सांस ले रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जो मेंटेनेंस फंक्शन, अब देखिए सांस लेना आपकी बॉडी के लिए मेंटेनेंस फंक्शन के बराबर है। आगे आप समझेंगे क्यों, अभी आप इसे इतना ही रखिए। तो जो मेंटेनेंस फंक्शन होती है वो चलती रहती है, कब तक, जब आप कोई काम नहीं करते रहेंगे तब भी चलेगी, काम करते रहेंगे तब भी चलेगी। कहने का मतलब सिर्फ यही है। देखिए इवन व्हेन जस्ट सिटिंग इन, तब भी चलती है जब आप सिर्फ बैठे रहते हैं। देखिए सिटिंग इन क्लास, जब आप क्लास में बैठे रहते हैं तब भी आपकी मेंटेनेंस फंक्शन चलती रहती है। आइए देखिए कैसे। इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, तब भी चलती रहती है जब हम सोए रहते हैं। यही मैं बताया कि सोए रहेंगे तब भी चलेगी, बैठे रहेंगे तब भी चलेगी। द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, उसे चलते रहना है, वो चलती रहती है। अब देखिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसे मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से कर दे रहा हूँ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, सही नहीं हो पाया, ताकि आपको दिखता भी रहे। देखिए यही है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। इसे आप एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ आर लाइफ प्रोसेसेस। देखिए ये इससे क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है 1 नंबर में 2 नंबर में कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो आप इसे याद कर लीजिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ जॉब इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। देखिए सिंस these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown। देखिए
ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं इन्हें प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है कि ये डैमेज ना हो और ब्रेकडाउन ना हो। और इनका भी काम यही होता है, मेंटेनेंस प्रोसेस जो होती हैं इनका भी काम यही होता है कि ये आपके बॉडी में डैमेज को प्रिवेंट करें और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करें। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि अगर ब्रेकडाउन बॉडी का होता रहेगा और मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगी। तो इसमें ये बोला गया है कि ये मेंटेनेंस प्रोसेस जो होते हैं इनकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है उसे प्रिवेंट करें और जो आपकी बॉडी के अंदर डैमेजपन हो रहा है उसे प्रिवेंट करें। जैसे सपोज़ करिए कि आपको चोट लग गई, और अगर आपको चोट लग गई तो आप कुछ देर बाद देखते हैं ब्लड निकलने लगता है, और कुछ देर बाद ये भी देखते हैं कि ब्लड बंद हो जाता है निकलना। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा ना हो तो सारा ब्लड आपकी बॉडी से बह जाएगा। मतलब कि ब्लड का रुकना एक मेंटेनेंस प्रोसेस है, और अगर मेंटेनेंस प्रोसेस ना हो तो आपकी बॉडी से पूरा ब्लड बह जाएगा। अब ये बताइए, अगर बॉडी से पूरा ब्लड बह जाएगा तो आपकी बॉडी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगी। तो ये भी, इससे आप ये प्रूव हो गया कि जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है वो आपके बॉडी के डैमेज को प्रिवेंट करती है और आपके फेवर में वर्क करती है, बॉडी के फेवर में वर्क करती है। देखिए, तो जब अब ये सब ऐसे प्रोसेस हैं जो कि डैमेज को प्रिवेंट करते हैं और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं। तो इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इन्हें करने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए, दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब देखिए, एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर, कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि बॉडी के अंदर आएगी, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बाहर से आएगी, जाहिर सी बात है। और आपको ये पता भी है कि आप खाना खाते हैं तभी एनर्जी आती है और खाना आप बाहर से लेते हैं। तो देखिए, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो एनर्जी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड। तो देखिए, बोला है कि तो इसके लिए एक प्रोसेस भी होना ज़रूरी है। कौन सी प्रोसेस? वो प्रोसेस जिससे आउटसाइड के फूड को अंदर लिया जा सके। तो ऐसी प्रोसेस भी होना बहुत ज़रूरी है लिविंग बॉडी में कि बाहर के भोजन को अंदर लिया जा सके, मतलब बाहर आउटसाइड के मटेरियल को अंदर लिया जा सके। कैसे मटेरियल? जो आपको एनर्जी दे। तो उन्हीं मटेरियल को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। देखिए, आप इसे भी मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट वो है, अगर जैसे मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एमसीक्यू में कभी कभी ये भी पूछा जाता है। देखिए, सो देयर मस्ट बी प्रोसेस, एक सेकेंड, मैं इसे दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाइएगा। देखिए, ये सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड। देखिए, इसे फूड कहा जाता है। किसे? जो सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बाहर की सोर्स ऑफ एनर्जी को, बाहर के एनर्जी सोर्स को बॉडी के अंदर अगर आ जाए, ऐसा चीज़ जो बाहर के एनर्जी सोर्स को बॉडी के अंदर ले आए और ख़ुद भी आ जाए, उसे हम फूड कहते हैं। देखिए, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है फूड की। बहुत बच्चे ये बताएंगे आपको कि फूड ये होता है वो होता है, नहीं, कुछ नहीं होता। आपको साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक डेफिनेशन आपको याद करनी है, और फूड की कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब देखिए, टू इनसाइड मतलब बाहर से अंदर करना, तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग समझ जाइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस। देखिए, आप यहाँ से याद करिए, अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से एनर्जी सोर्स को ट्रांसफ़र करना आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर से एनर्जी सोर्स को ट्रांसफ़र करना, जिसे हम फूड कहते हैं। कहाँ? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी के अंदर। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बाहर के फूड को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो,
देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो ग्रो हो जाए तो क्या होगा, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप जब 5 साल के थे तो आप थोड़ा खाना खाते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए। मान लीजिए आप जब 5 साल के थे तो आप 1 रोटी खाते थे, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आप 6 रोटी खा रहे हैं। तो देखिए एडिशनल रॉ मटेरियल लगा कि नहीं, 5 रोटी जो है वो एडिशनल रॉ मटेरियल के रूप में आप यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है, सिंपली क्या बोला गया है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड व्हेन इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो बड़ी हो जाती है तो एडिशनल रॉ मटेरियल भी लगता है। देखिए, सिंस लाइफ ऑन द अर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप, मैं इसे दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, इसे आप समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं और कई साल बने भी हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ ले आऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। Since life on the earth depend on carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based। देखिए, इसे आप जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कैसे लाइफ किसी भी इंडिविजुअल की वो कार्बन पे डिपेंड है। इसे आप अभी ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी इंडिविजुअल की कार्बन पे लाइफ इसलिए डिपेंड है क्योंकि फूड और फूड हो गया, आपका क्लॉथ हो गया, सब जो है वो कार्बन बेस्ड है। यहाँ तक कि जो प्लांट होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब फूड बनाने का जो प्रक्रिया होता है उनका वो करते हैं, तो वो जो फूड बनाते हैं वो भी कार्बन बेस्ड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ जो है हमारी वो कार्बन बेस्ड, मतलब कार्बन बेस्ड मटेरियल पे डिपेंड है। इसे आप ज़रूर पढ़िएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। देखिए, जैसे इसे आप एक एग्जांपल से समझिए, फिर मैं इस सेंटेंस का मतलब समझाऊंगा। जैसे देखिए, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में 2 ड्रेसेस लगते हैं, मेनली स्कूल में 2 ड्रेसेस लगते हैं, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में क्या लगता है। देखिए, एक ड्रेस होती है जो फॉर्मल सूट होता है, उसमें क्या होता है, शर्ट पैंट टाई बेल्ट और भी चीज़ होते हैं जैसे शूज़ सॉक्स, तो ये तो कॉमन है। एक ड्रेस ये होती है। दूसरी ड्रेस क्या होती है, पीटी ड्रेस होती है, जिसमें आप बहुत स्कूलों में टी शर्ट लगता है और पैंट लगता है, और बहुत स्कूलों में लोअर टी शर्ट लगता है। तो देखिए, लोअर टी शर्ट पहनना सिंपल है, लेकिन शर्ट पैंट टाई बेल्ट लगाना ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और सिंपल लोअर टी शर्ट पहनने के लिए कम टाइम लगता है ड्रेसअप होने के लिए। अब इसे समझिए, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज। देखिए, जो कार्बन सोर्स होते हैं जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब कि जितने उलझाने वाले होंगे, उतना उतने मतलब उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेटअप किए रहते हैं कि जितने ये होते डिफ़िकल्ट होते जाएंगे कार्बन सोर्स, उतना उन्हें डिफ़िकल्ट प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा उस कार्बन सोर्स को डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर उस कार्बन सोर्स को लेने के लिए। इस सेंटेंस का मतलब यही है। अब देखिए, आगे देखते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। अब देखिए, जो आउटसाइड में एनर्जी सोर्स है वो बहुत वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, जैसे दाल आप खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो सब में एक ही न्यूट्रिशन, मतलब एक ही तत्व नहीं होता, सब में अलग अलग तत्व होता है, हालांकि हैं सब कार्बन सोर्स ही। तो आउटसाइड के जो फूड मटेरियल, एनर्जी मटेरियल हैं, वो बहुत वेरीड करते हैं, बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे कंट्रोल में अगर होता, हम इंडिविजुअल हैं, अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हमारे हिसाब से खाना मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके हिसाब से सब चीज़ मिलता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो आउटसाइड फूड सोर्स हैं या फिर एनर्जी सोर्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं, बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। These sources of the energy therefore need to broken down or build up in the body and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for the various molecular movement
needed for maintaining living structure as well as two kind of molecule the body need to grow। देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा था, टेंशन न लीजिए, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि बहुत वेरी अमाउंट में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के फूड सोर्सेस होते हैं बाहर। अब इन फूड सोर्सेस को ब्रेक भी करना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको मैं आपको अगर सपोज़ करवाऊँ तो जैसे मान लीजिए कि दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। अब समझ लीजिए दाल से कुछ जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो एनर्जी मिलती है वो ए है, और रोटी से क्या मिलती है वो बी है, और सब्जी से क्या मिलती है सी है। तो और हमको न्यूट्रिशन लेना कैसा है, हमको सिर्फ बी के फॉर्म में न्यूट्रिशन लेना है। मतलब अगर बी का फॉर्म न्यूट्रिशन रहेगा तभी हमारे बॉडी के लिए वो हेल्पफुल है, नहीं तो हेल्पफुल नहीं है। अब दाल में तो ए मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन हमें कैसा लेना है, बी लेना है, तो हमें ए से बी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही इसमें कह रहा है कि एनर्जी सोर्सेस चाहे जितने वैरिड हों, चाहे जितने कॉम्प्लेक्स हों, लेकिन हमें एक ऐसे उसमें कन्वर्ट करना है, एक ऐसे सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट करना है जो कि हमें लगातार एनर्जी सप्लाई करता रहे। तो देखिए, और ऐसी एनर्जी सप्लाई करें जिससे हमारा ग्रोथ हो जाए, हमारा डेवलपमेंट हो। इस सेंटेंस का यही कहने का मतलब था। देखिए फॉर दिस, इसे प्राप्त करने के लिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। देखिए इसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और नेसेसरी भी हैं, ज़रूरत है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आप चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप पढ़े होंगे। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। वहीं रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए। तो ये रिमूव करने वाला हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऐड करने वाला प्रोसेस चलता रहता है बॉडी के अंदर, जिसके वजह से ही कॉम्प्लेक्स फूड एनर्जी सोर्स आते हैं, वो अंदर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। For this, many organism can use source from outside the body। देखिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ थे हम। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल। फॉर दिस, देखिए क्या लिखा है, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसे प्राप्त करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को करवाने के लिए या फिर करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कंटेक्ट विद द इन्वायरमेंट। देखिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो उनका एंटायर सरफेस होता है, बॉडी सरफेस, वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना हुआ है, उसकी तो सारी बॉडी कनेक्ट है इन्वायरमेंट से, कॉन्टेक्ट में है सरफेस एरिया उसका बॉडी का, तो उसे तो सिंपल प्रोसेस यूज़ करेगा, किसके लिए, सांस लेने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए और वेस्ट निकालने के लिए। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पूरी सरफेस एरिया, मतलब जिनके बॉडी का पूरा सरफेस एरिया इन्वायरमेंट से नहीं कनेक्ट है, वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए सिंगल सेल था तो वो ये सब सिंपल प्रोसेस से किया। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी है, जैसे हम ही लोग हैं या फिर डॉग है, कैट है, मल्टी सेलुलर सेल से बने हैं, और सेल्स भी कई प्रकार के होते हैं। आप पढ़े भी हैं क्लास 9th में, कई प्रकार के सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल होता है, लीवर का सेल होता है, सब अलग अलग होते हैं, और सब सेल पूरे इन्वायरमेंट में कनेक्ट भी नहीं होते। मतलब कि जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है, पूरा बॉडी का सरफेस एरिया जो होता है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं होता। इसलिए
इन लोगों के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। कौन से चीज़ों को? जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेना, फूड को डाइजेस्ट करना, इन सब को परफॉर्म करने के लिए जो बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। देखिए पढ़ते हैं बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। बोल रहा है कि तब क्या होगा कि अगर बॉडी साइज जो होगी ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द सराउंडिंग्स। देखिए यही मैं भी आपको बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सारी सेल्स जो होती हैं वो सराउंडिंग से कनेक्ट नहीं होती, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उससे कनेक्ट नहीं होती। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग नोट करिए ज़रूर, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, व्हाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट required by the multicellular organism to do various life processes like respiration, digestion, etc. तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cells of the body is not direct contact with the external environment, hence they cannot do these processes by simple process of diffusion, hence they have because they are वेरी कॉम्प्लेक्स। आप ये लिख देंगे डायरेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉडी डिज़ाइन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल डिफ्यूजन से नहीं कर सकते क्योंकि सारी बॉडी कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में भी नहीं होती है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। देखिए हम पहले ये देख चुके हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में वेरियस ऑर्गन जो होते हैं वो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये देख चुके हैं। वी हैव फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। देखिए आप क्लास 9 में पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू थी और प्लांट में मेरिस्टिम थी, एपिकल मेरिस्टिम थी, आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? स्पेशलाइज्ड एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनाइजेशन भी देखे हैं मल्टी सेलुलर बॉडी की क्लास 9 में। इज देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ द फूड एंड ऑफ द ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। देखिए मैं कब से आपको यही बता रहा हूँ कि जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन लेने का और फूड लेने का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से होता है या फिर टिश्यू से होता है। देखिए हाउएवर दीज पॉजेज अ प्रॉब्लम। देखिए एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या है? सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एंड वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए अब सारे फूड और ऑक्सीजन तो लिए जा चुके हैं बॉडी के ऑर्गेनिज्म में एक जगह पे, वाइल ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी नीड देम। लेकिन अब जैसे मान लीजिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स है आपका, तो रेस्पिरेशन आप किए, सांस ले लिए, ब्रीदिंग कर लिए, अब उस सांस को सारे बॉडी में पहुंचना है, तो वो कैसे होगा? लेकिन आप सांस तो एक ही जगह लिए हैं, तो कैसे वो पूरे बॉडी में पहुंचेगा? ये प्रॉब्लम आती है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और यही सिचुएशन जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नीड क्रिएट करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत को क्रिएट करती है। देखिए फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपसे, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि फूड और ऑक्सीजन जो एक ही प्लेस पे कलेक्ट हो रहे थे उन्हें ट्रांसपोर्ट करना था होल द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। देखिए व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्सेस When chemical reaction use the carbon sources and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for self of the body but could even be harmful। देखिए क्या कह रहा है, जब आप ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन सोर्सेस मतलब फूड ले लिए,
तो अब इन फूड को बस लेना ही ज़रूरी नहीं है और ट्रांसपोर्ट ही करना होल बॉडी में ज़रूरी नहीं है। ये सब केमिकल रिएक्शन जब करेंगे तो कुछ बाई प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ निकालेंगे जो इन्हें ज़रूरत नहीं रहेगी बॉडी में आपके, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर उन्हें निकाला ना जाए, वो बाई प्रोडक्ट अगर बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाए, तो आपकी बॉडी में ये जहरीला पदार्थ बन सकते हैं और आपको हार्मफुल तो करेंगे ही। द वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीड टू रिमूवल फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। देखिए ये एक्सक्रिएशन की प्रोसेस को आपको बताया गया है कि एक्सक्रिएशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। भाई एक्सक्रिएशन की इम्पॉर्टेंस यही है कि जैसे मान लीजिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, या फिर जो कार्बन सोर्स होते हैं और फूड सोर्स होते हैं, और जो ऑक्सीजन होते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन जब करते हैं तो बाई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और वो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं नेचर में, उन्हें बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो बॉडी को हार्म करेंगे, वो वेरी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। इतना आपको समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर, देखिए यहाँ पे एक्सक्रिएशन के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में आप टेंशन न लीजिए, क्वेश्चन हम आपको ज़रूर करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की एक अलग सीरीज़ करवाएंगे जिसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, और एक एक्टिविटी की अलग सीरीज़ करवाएंगे जिसमें सारी एक्टिविटीज़ एक बार में क्लियर कर दी जाएंगी। इसलिए क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस को लेकर, एक्टिविटीज़ को लेकर आप परेशान ना हुए। क्वेश्चन हाँ उससे आते हैं और एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाते हैं, हम उसे करवाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को अपने बिल्डअप करिए। देखिए चलिए अब न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। देखिए न्यूट्रिशन आप पढ़े थे, ये पहला लाइफ प्रोसेस है। देखिए मैं इसमें आपको बता दूं, आपको इस 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। यही 4 पढ़ने हैं और इन्हीं 4 के बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन, When we walk or ride on the bicycle, we are using up energy। देखिए जब आप बाइसिकल चलाते हैं या फिर जब आप वॉकिंग करते हैं तो आप एनर्जी यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपीयरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई अपीयरेंट एक्टिविटी नहीं करते रहते। अपीयरेंट एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? वो एक्टिविटी जो अपीयर नहीं हो रही है। अपीयर मतलब जो दिख नहीं रही है। जब आप उस एक्टिविटी को भी करते हैं जो दिख नहीं रही है, उसमें भी आपको एनर्जी लगती है। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट और ऑर्डर ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी तब भी लगती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है, मिनरल की ज़रूरत होती है, सम एसिड्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए हम फूड इसलिए भी लेते हैं ताकि इन सब सब्सटेंसेस को हम अपने बॉडी के अंदर डिराइव करके पहुंचा सकें, क्योंकि ये सब सब्सटेंस जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और इन सब का जैसे मान लीजिए एसिड है, तो एसिड तो आप उससे ले लेंगे, किससे? लेमन से ले लेंगे। आप एनर्जी फूड से ले लेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी से ले लेंगे आप एनर्जी। तो ये सब फूड है। तो यही बोला जा रहा है कि उन सोर्स को जिनसे हम अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं और जिनसे इसेंशियल चीज़ों को हम लेते हैं, उन्हें हम फूड कहते हैं। अब आगे देखते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। देखिए इसमें आपको मैं समराइज़ कर दूँगा। बोल रहा है कि लिविंग थिंग जो होते हैं वो फूड कैसे लेते हैं। इस चैप्टर में आप लोग को 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक ह्यूमन बीइंग और एक प्लांट, और 2 अदर और हैं जैसे पैरामीशियम और अमीबा। तो ये 2 तो बस अभी इसी डाइजेशन प्रोसेस में आएंगे, बाकी कहीं नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है और अदर बीइंग प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, मतलब ह्यूमन बीइंग या फिर अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें बोल रहा है हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। तो मैं पहले आपको इसकी समरी बता दूं। इसमें बोल रहा है कि कैसे लिविंग थिंग अपना फूड लेते हैं। तो देखिए फूड लेने के 2 मोड होते हैं।
कुछ जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दूसरों के खाने पे डिपेंड रहते हैं। जैसे और कुछ जो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और कुछ जो होते हैं जो किस पर डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होंगे, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं। इन जनरल द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। देखिए जनरल रिक्वायरमेंट फूड और एनर्जी की क्या हो सकती है। जनरल रिक्वायरमेंट फूड और एनर्जी की यही है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ हो, मेंटेनेंस हो। तो ये जो सबकी रिक्वायरमेंट होती है सबकी एक ही होती है और सब में होती है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन द डिफरेंट वेज। लेकिन ये कई तरीके से फुलफिल्ड की जाती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज़ सिंपल फूड मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए ये ऑर्गेनिक सोर्सेज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर देखिएगा। कहाँ है ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बोल रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जैसे CO2 और वाटर के फॉर्म में लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज को और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कैन ऑटोट्रॉप्स। देखिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड किए हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। देखिए इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, इसे आप लिख लीजिए, सम बैक्टीरिया आते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज आती हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। दीज सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल तो बनाना पड़ेगा। तो दीज ऑर्गेनिज्म हैव टू ब्रोकन देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देखिए इन्हें यूज़ करने से पहले कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन बनाना पड़ता है। किस लिए, ताकि इनके बॉडी की ग्रोथ हो सके और अपलिफ्टमेंट हो सके, मतलब ये थोड़ा उठ जाए, थोड़ा इनके बॉडी की मेंटेनेंस हो और इनकी बॉडी बनी रहे, मतलब कि बॉडी का किसी तरह से डैमेज ना हो बॉडी। देखिए टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। देखिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एंजाइम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एंजाइम ये होता है ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फूड को कन्वर्ट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि बॉडी की मेंटेनेंस हो सके, बॉडी का अपलिफ्टमेंट हो सके और बॉडी वैसी की वैसी बनी रहे, अपकीप हो सके, बॉडी का अपकीपमेंट हो सके। तो इसके लिए ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं किसका, एंजाइम का, मतलब ये चीज़ एंजाइम से प्राप्त की जाती है। दस द हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, बोला है हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप हेट्रोट्रॉप है, मतलब आप दूसरों का खाना खाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आप डिपेंडेंट कैसे हैं ऑटोट्रॉप पे, भाई डिपेंडेंट ऐसे हैं, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, दाल से लेके रोटी से लेके सब्जी से लेके सलाद तक ले लीजिए, सब कहीं ना कहीं प्लांट से आता है। कैसे, दाल लिए आप, दाल पल्सेस प्लांट से आया था, लेग्यूमिनस प्लांट जिसे बोलते हैं, जो दाल के पौधे होते हैं उनसे आया था। अब ये बताइए कि वो भी तो प्लांट ही है। अब प्लांट अपना फूड बनाया और अपना फूड बना बना के वो जो फ्रूट दाल बनाया है उसी दाल को आप खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप प्लांट पे ही डिपेंड है। और प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉप। तो आपको समझ में आया कि कैसे आप ऑटोट्रॉप पे डिपेंड है। आज आप सोचिएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो ऑटोट्रॉप से नहीं बनी है, सब ऑटोट्रॉप से बनी है, खाने पीने वाली चीज़। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई। देखिए हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, एनिमल आते हैं और कुछ फंजाई आते हैं। आइए अब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
आइए पढ़ते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए, कार्बन का और एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है सब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो किससे फुलफिल्ड किया जाता है? फोटोसिंथेसिस से। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड। यही होता है सिंपल। फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो देखिए, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो किससे फुलफिल्ड की जाती है? फोटोसिंथेसिस से फुलफिल्ड की जाती है। फोटोसिंथेसिस इट इज़ द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, ये ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑटोट्रॉप जो होते हैं, वो अपना फूड आउटसाइड से डिराइव करते हैं और उसे कन्वर्ट किस में करते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब स्टोर्ड मतलब कि ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिसे वो स्टोर कर सके अपने बॉडी में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए, अब जिस मटेरियल से फोटोसिंथेसिस तैयार होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें वाटर होता है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी को देने के लिए यूटिलाइज किया जाता है टू द प्लांट के लिए। अब देखिए, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ये कैसे होता है, कैसे ये परफॉर्म्ड होता है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इससे। तो ये सब मतलब आपको मैं एकदम नेक्टर दे रहा हूँ, तो इसे आप समझिए कि इसे क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च किसे कहते हैं अगर कोई पूछ लिया तो? जिस फॉर्म में प्लांट जो होता है अपने फूड को स्टोर करता है वो स्टार्च होता है। अब देखिए, विच सर्वाइव्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, विच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व। देखिए, ये प्लांट का क्या है? इंटरनल एनर्जी रिजर्व है, मतलब कि इस एनर्जी को वो रिजर्व करके रखता है, इसलिए इसे इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं। ये एज इट इज़ ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाता है कि व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ द प्लांट। ऑप्शन में आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर, तो आपको स्टार्च पे टिक लगाना है। टू बी यूज्ड एज वेन रिक्वायर्ड बाई द प्लांट। अब देखिए, स्टोर इसे क्यों करता है? जैसे मान लीजिए जब इसे ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की तो ये तुरंत एनर्जी जो स्टोर की है स्टार्च के फॉर्म में उसे यूज़ कर लेगा। समझ में आया? अब आइए आगे देखते हैं। समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। देखिए, हमारे में भी ऐसे ही कुछ सिमिलर सिचुएशन देखी जाती है। द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द बॉडी वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए, जो हमारे बॉडी में एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? स्टार्च के फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ के रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आने वाला है और आता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि इससे एमसीक्यू तो आ ही जाए, और एमसीक्यू ही आता है मोस्टली। देखिए, अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल रिएक्शन आपको फोटोसिंथेसिस की दी है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या था? CO2 लगता था। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, CO2 लगता था, H2O लगता था, और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। देखिए, ये ग्लूकोज है C6H12O6 और O2 ऑक्सीजन है, और ये जो 6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बैलेंस करने के लिए स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है ये।
इस रिएक्शन को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस रिएक्शन को भी लिखेंगे तो इम्प्रेशन के साथ साथ नंबर भी बढ़ेंगे। देखिए अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से इवेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए हाउ एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। देखिए प्रोसेस द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखिए कौन कौन से इवेंट होते हैं। पहला इवेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, इसे एक पिगमेंट कहा जाता है जो प्लांट को हरा रखता है। जैसे आपने देखा था इंट्रोडक्शन में कि जब कोई पूछेगा कि पौधा एलाइव है कि नहीं तो आप बोल देंगे हाँ एलाइव है क्योंकि हरा है। तो हरा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, और ये क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये प्लांट में होता है और ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो वही बोला है, मतलब लाइट एनर्जी जब जैसे आ रही है, अब जैसे आप नहीं एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं लाइट एनर्जी को, आप तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसे, सनलाइट एनर्जी को। तो यही बोला गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर दूसरा देखिए प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अब लाइट एनर्जी जो आई है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल। फिर क्या करता है, देखिए क्लोरोफिल सॉरी नहीं करता, मतलब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में। फिर क्या होता है, जैसे H2O आप देखे थे, आप H2O देखे थे ना, तो अब इस H2O में देखिए एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इनका स्प्लिटिंग होता है, मतलब ये टूट जाते हैं। किससे टूटते हैं, वही लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है वो इसी काम में ही आती है कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दे, किसमें से, वाटर से अलग कर दे। इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब थर्ड प्रोसेस देखते हैं। अब देखिए वाटर आप लिए थे तो वाटर का तो आपको समझ में आया कि वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का स्प्लिटिंग होता है, लेकिन व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है। अब देखिए आप वाटर लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, कब लिए थे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखिए CO2 है ना, अब रिडक्शन प्रोसेस आप पढ़े थे, मैं अभी आपको रिकॉल भी कराया था। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अब देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो गया तो मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो CO2 में रिडक्शन होता है और उसे क्या बना दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाता है। ये 3 इवेंट आपको लिखने के लिए आता है, इसलिए आप इसे कन्फर्म कर लीजिए और लिख के भी प्रैक्टिस करिए और समझिए भी। ये एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, इसलिए फिगर के लिए ज़्यादा एफ्रेड ना होएं। देखिए दिस स्टेप नीड नॉट बी टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप जो है वो तुरंत हो, मतलब ये तुरंत हुआ फिर तुरंत लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, फिर तुरंत वाटर का स्प्लिटिंग होने लगा, या फिर लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होने लगा। ज़रूरी नहीं है कि ये तुरंत हो, मतलब एक के बाद एक हो तुरंत, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए एक एग्जाम्पल से आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इस बार आया भी था। कब आया था, 2023 और 2022-23 सेशन में आया था। क्या आया था, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो CO2 कब लेते हैं, रात को लेते हैं। अब देखिए आगे आपको ये पता चलेगा कि CO2 का प्लांट जो है वो स्टोमाटा से लेता है। ये एक होता है, ये मतलब पोर्स होता है, छेद होते हैं प्लांट के अंदर, जिससे CO2 आपका अंदर जाता है, प्लांट के अंदर जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, डेजर्ट प्लांट। देखिए डेजर्ट प्लांट जो होता है वो CO2 लेता है, कब, रात में लेता है, और प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाई द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखिए डेजर्ट प्लांट जो होता है
वो रात को CO2 इसलिए लेता है क्योंकि रात को ही स्टोमाटा खोलता है। अब रात को स्टोमाटा क्यों खोलता है, दिन में क्यों नहीं खोलता है? इसलिए दिन में नहीं खोलता क्योंकि दिन में डेजर्ट में आप जानते हैं कड़क गर्मी होती है, बहुत धूप होता है। तो अगर दिन में स्टोमाटा प्लांट खोल लेगा तो सारा पानी स्टोमाटा से उड़ जाएगा, जिसके वजह से प्लांट के अंदर पानी नहीं बचेगा, और प्लांट के अंदर पानी नहीं बचेगा तो प्लांट मर जाएंगे। इसलिए वो रात को स्टोमाटा खोलते हैं और रात को ही CO2 लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं जो कि किस पर एक्ट करता है, जो सुबह एनर्जी लाइट एनर्जी ली जाती है उसके ऊपर एक्ट करता है। तो देखिए ये ज़रूरी है, इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इसमें अब आपको ये बताएगा कि सारे कंपोनेंट जो हैं वो नेसेसरी हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों नेसेसरी हैं। इससे पहले मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये लीफ का फिगर बताया गया है। देखिए ये मिडरिब है, मिडरिब आप देख रहे हैं, लेमिना देख रहे हैं, लीफ ब्लेड भी जिसे कहते हैं। लीफ ब्लेड क्या होता है, सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के सरफेस को ही लेमिना कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। वेन देखिए आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए फ्लोएम जाइलम दिख रहे हैं। इसे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होता है, ये इसी में वेस्कुलर बंडल होता है और यहाँ पे वेन होता है। अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या दिखाया गया है, एक सेकेंड, देखिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल, इससे देखिए जो कटा हुआ पार्ट है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, दिखाया गया है आपको। देखिए ये जो ऊपर वाला होता है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर वाला, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, और नीचे भी होता है क्या, एपिडर्मिस। आप इसे ऐसे समझिए, लर्न न करिए। देखिए ऊपर नीचे क्या हो गया, एपिडर्मिस। अब नीचे के इस सरफेस पे, मैं इसे दूसरे कलर से करता हूँ, इस सरफेस पे, नीचे वाले पार्ट के नीचे वाले सरफेस में, मतलब इस सरफेस पे क्या होगा, वैक्सी क्यूटिकल होगा, और ऊपर वाले पार्ट के ऊपर सरफेस पे क्या होगा, वैक्सी क्यूटिकल होगा। देखिए वैक्सी क्यूटिकल का काम क्या होता है कि ये सड़ने से बचाता है प्लांट को। कैसे, जैसे बारिश वारिश अगर कभी होगी तो प्लांट में सड़न नहीं पहुंचेगी। कैसे नहीं पहुंचेगी, कभी आप कोई प्लांट लीजिए और उसका पत्ता लीजिए और उस पत्ते पे आप पानी डालिए, देखिए पानी टिकता नहीं, क्योंकि वैक्सी क्यूटिकल होता है। वैक्सी क्यूटिकल जो होता है, ये वैक्स होता है जिसका काम ही यही है कि प्लांट को सड़ने से बचाए, मतलब उसमें पानी उनी न ठहरे। तो ऊपर वैक्सी क्यूटिकल हो गई और नीचे के नीचे वाले पार्ट में भी वैक्सी क्यूटिकल हो गई। अब देखिए ऊपर वाले इस पार्ट में क्या है, ये इलोंगेटेड सेल है, मतलब लंबी लंबी सेल्स हैं। मेनली इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और बीच में जो ये सेल्स हैं, ये भी देखिए क्लोरोप्लास्ट ही है, ऐसी बात नहीं है कि ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो बीच में जगह है, इसे एयर स्पेस कहते हैं, मतलब इसके अंदर स्पेस रहती है जिसे एयर स्पेस कहते हैं। और ये देखिए ये जो आपको ये सेल दिख रही है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। देखिए आपको मैं एक जानकारी की चीज़ बताऊं कि इस वाले पार्ट में, जो ये वाला पार्ट है इलोंगेटेड सेल का, इसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, जबकि इस वाले पार्ट में। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी कल फिर हम पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायरमेंट होती है जिस कंपोनेंट्स की, उनका इम्पोर्टेंस क्या है और कितना है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे।